हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नर्सेस प्राइड। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सैम्पलिंग प्रोसेस। मींस सैंपल को हम इकट्ठा करने की जो प्रोसेस होती है उसे हम बोलते हैं सैम्पलिंग प्रोसेस। तो चलिए शुरू करते हैं। सैम्पलिंग सैम्पलिंग जो है प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव सैंपल और सब्जेक्ट फॉर स्टडी। जैसे कि ये हमारी सारी पॉपुलेशन है, इसमें से हम जो भी रिप्रेजेंटेटिव हमारा जो सैंपल होगा उसे अलग कर देंगे। वो सारी प्रोसेस क्या हो गई हमारी सैम्पलिंग प्रोसेस। क्या हो गई सैम्पलिंग प्रोसेस। Sampling is a process in which statistical analysis which where researcher takes a predetermined number of the observation or a larger population. The method of sampling depends on the type of analysis being performed, but it may include simple random sampling और systematic random sampling। ये जो हमारे सैम्पलिंग के दो टाइप्स है, मेन टाइप सैम्पलिंग, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग और रैंडम सैम्पलिंग, ये दो टेक्निक्स होती है। सैम्पलिंग प्रोसेस क्या होता है, हमारी जो भी पॉपुलेशन है उसमें से जिस पे हमें स्टडी करना है या रिसर्च करना है उनको हम अलग कर लेंगे, हमारी स्टडी के लिए लेंगे, तो वो प्रोसेस हमारा हो गया सैम्पलिंग प्रोसेस। हमारा जो फर्स्ट फेज जो है सैम्पलिंग प्रोसेस का वो ये है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ द टारगेट पॉपुलेशन। हमें पहले आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी पॉपुलेशन ऐसी है जिन पे हमें स्टडी करना है, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है वो। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पॉपुलेशन, एक एग्जांपल मैं आपको दे के समझाता हूँ कि हमारा जो रजिस्टर्ड नर्स है उनके ऊपर चल रहा है हमारा रिसर्च जो है स्टडी है जो चल रहा है। तो जो रजिस्टर्ड नर्स पे हमें अपनी स्टडी करनी है तो हमें आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन है रजिस्टर्ड नर्स, क्या है और क्या नहीं। डिस्क्राइब द एक्सेसिबल पॉपुलेशन। अब सारी जितनी भी रजिस्टर्ड नर्सेस होंगी वो सभी तो हमें मिलेंगे नहीं, कुछ ही अवेलेबल होंगे हमारी स्टडी के लिए। तो डिस्क्राइब द एक्सेसिबल पॉपुलेशन, हमें इसको डिस्क्राइब करना है कि कितने नर्सिस ऐसे रजिस्टर्ड नर्सिस जो हमारी असेस में हमारे आसपास के एरिया में जिसे हम इजीली एक्सेस कर सकते हैं। तो वो हो गया हमारा सेकंड फेज, डिस्क्राइबिंग द एक्सेसिबल पॉपुलेशन। फिर नेक्स्ट फेज है स्पेसिफाइंग द सैम्पलिंग यूनिट। जैसे मैंने बताया कि हम रजिस्टर्ड नर्स पे कर रहे हैं हमारा रिसर्च, तो हमें उसको स्पेसिफाई करना है जो हमारा सैम्पलिंग यूनिट है। फिर आएगा स्पेसिफाइंग सैम्पल सिलेक्शन मेथड। कौन सी मेथड से हम सिलेक्शन करेंगे। अब सब जितने भी रजिस्टर्ड नर्सिस हैं उनको तो ले नहीं सकते हम, तो इसमें हम कौन सी मेथड यूज कर सकते, रैंडम सैम्पलिंग मेथड हम यूज कर सकते हैं। ये दो टाइप से वो हम आगे किसी वीडियो में देख लेंगे, अभी यहीं पे फोकस करते हैं फ्रेंड्स। तो स्पेसिफाइंग सैम्पल सिलेक्शन मेथड में अपनी मेथड जो है उसे स्पेसिफाई करना है कि किस मेथड के द्वारा हम अपना जो रिप्रेजेंटेटिव यूनिट है हमारे सैंपल के लिए, हमारे रिसर्च के लिए, स्टडी के लिए, उसे हम कैसे चुने, तो उसका मेथड का हमें सिलेक्शन करना है। फिर आता है हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ सैंपल साइज, कि हमें डिटरमाइन करना है कि हमारे सैंपल्स का क्या साइज होने वाला है। वो हमारी स्टडी पे निर्भर करता है कि कितने सैंपल्स हमें लेने हैं। जैसे कि क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव स्टडीज होती है जो आगे हम टाइप्स में पढ़ेंगे। क्वालिटेटिव होती है उसमें कम लोगों से हम उनका रिव्यू लेते हैं स्टडी के लिए, लेकिन जो होता है वो परफेक्ट डीप में सारा स्टडी होता है। और क्वांटिटेटिव होता है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से हम मिलेंगे, उनसे बात करेंगे और उनसे हमारा जो डेटा हम कलेक्ट करेंगे तो वो होगा हमारा क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड जो होगा उसके द्वारा हम करेंगे। तो डिटर्मिनेशन ऑफ साइज ऑफ सैंपल, जो हमारा क्वालिटेटिव है रिसर्च, तो फिर हम कम साइज लेंगे, और यदि क्वांटिटेटिव है तो हम ज़्यादा साइज लेंगे। वो निर्भर करता है कि किस टाइप के रिसर्च से हम जुड़े हुए। फिर आता है हमारा स्पेसिफाइंग द सैम्पलिंग प्लान। फिर आता है हमारा स्पेसिफाइंग द सैम्पलिंग प्लान। हम अपना एक प्लान बनाएंगे, सैम्पल्स कलेक्ट कर रहे हैं और उनके साथ कैसा स्टडी, कौन सा स्टडी हमें करना है, उसका एक
फॉर्मेट होगा कि पहले उसे ये डिटेल्स हम लेंगे, उसके बाद ये डिटेल्स लेंगे, उसके बाद ये हमारा रिजल्ट आएगा, उसके बाद ये स्टडी होगी। तो वो सारा हो गया अपना स्पेसिफाइंग द सैम्पलिंग प्लान। हमें प्लान डिटेल करना है कि क्या प्रॉपर प्लान है। फिर आता है हमारा सिलेक्शन ऑफ रिक्वायर्ड सैंपल। ये सब प्रोसेस होने के बाद हम अपना जो सैंपल है वो पसंद कर लेंगे कि हाँ यही है हमारा रिप्रेजेंटेटिव सैंपल, जो कि जिसके बेस पे हमें स्टडी करनी है। तो हम अब डिटेल में देखेंगे कि क्या होता है सैम्पलिंग प्रोसेस। सैम्पलिंग इज अ प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग अ पार्ट ऑफ द असाइंड पॉपुलेशन टू रिप्रेजेंट द एंटायर पॉपुलेशन। क्या होता है हमारा सैम्पलिंग, जो जितनी भी सारी हमारी पॉपुलेशन है उसे सबको लेकर तो हम नहीं कर सकते हैं ना अपना रिसर्च, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव हो जाएगा, खर्चा बढ़ जाएगा। इसीलिए जितने भी हम रिप्रेजेंटेटिव पार्ट को सिलेक्ट करेंगे वो क्या एंटायर पॉपुलेशन को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। द प्रोसीजर ऑफ सैम्पलिंग शुड बी सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज्ड। ये क्या है, सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज्ड प्रोसेस है जिसमें हमारा जो रिप्रेजेंटेटिव यूनिट जो होता है वो पूरी की पूरी एंटायर पॉपुलेशन को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो ये हो गया हमारा सैम्पलिंग प्रोसेस। तो जिसमें हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाइंग एंड डिफाइनिंग द टारगेट पॉपुलेशन। The first step of the sampling process is the identification and defining the target population. अब जितनी भी सारी पॉपुलेशन है उनमें से हमारी टारगेट पॉपुलेशन मीन्स की जिसके साथ हमें स्टडी करने वाले हैं, जैसे मैंने आगे बताया था अगली वीडियो में कि हम ओल्ड एज पे अपना स्टडी कर रहे हैं, तो वो हो गए हमारे टारगेट पॉपुलेशन। Target population consists of the total group of people or subjects that meet the designated set of criteria of interest of the researcher। जैसे कि मैंने पहले बताया कि रिसर्चर के इंटरेस्ट के मुताबिक जो सेट ऑफ पीपल्स, ग्रुप ऑफ पीपल्स जो होता है, जो हमारे डेजिग्नेटेड जो भी क्राइटेरिया होता है उसको मीट करते हैं, वही होती है हमारी टारगेट पॉपुलेशन। डिस्क्राइबिंग द accessible population and ensuring sampling frame। अब हम क्या करेंगे, इट इज़ नॉट ऑलवेज पॉसिबल टू हैव access to each subject included in the target population। जितने लोग वहाँ पे प्रेजेंट हो गए उन पे ही हम स्टडी कर सकते हैं, कुछ लोग बाहर भी गए हो सकते हैं ना, सभी उस दौरान वहाँ पे प्रेजेंट नहीं रहेंगे। तो इसमें क्या होता है कि हमेशा ये पॉसिबल नहीं होता कि सारे लोगों को हम इंक्लूड कर सकते हैं। तो जितने भी लोगों को हम इंक्लूड कर सके को इंक्लूड करना है और हमारे रिसर्च को अंजाम देना है। तो डिस्क्राइबिंग असेसिबल पॉपुलेशन एंड एंसरिंग सैम्पलिंग फ्रेम। और उसके बाद हमारी जो सैम्पलिंग फ्रेम है उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकता है। रिसर्चर मस्ट एस्टैब्लिश अ डिस्क्रिप्शन अबाउट द असेसिबल पॉपुलेशन विच इज रियली अवेलेबल फॉर रिसर्च। और उसके बाद रिसर्चर इस्टेब्लिश करेगा, डिस्क्रिप्शन एक बनाएगा कि हाँ इतनी एक्सेसिबल पॉपुलेशन है और इन पे ऊपर ये स्टडी होगी, इनको ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इनसे ये डेटा हमें कलेक्ट करना है। उसके बाद आता है हमारा स्पेसिफाइंग द सैम्पलिंग यूनिट। द रिसर्चर मस्ट एस्टैब्लिश द स्पेसिफिक इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन क्राइटेरिया टू सिलेक्ट अ पर्टिकुलर सैम्पलिंग यूनिट। अब रिसर्चर जो होता है वो इंक्लूजन मीन्स ऐड करना, लोगों को ऐड करना, और एक्सक्लूजन जो होता है वो निकाल देना, जो रिप्रेजेंट अच्छे से नहीं कर रहे उनको आउट करना, और जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनको इन करने की प्रोसेस से सैम्पलिंग का जो सिलेक्शन है वो किया जाएगा। स्पेसिफाइंग द सैम्पलिंग यूनिट्स हेल्प द रिसर्चर एलिमिनेट द कन्फ्यूजन वाइल द सिलेक्शन ऑफ द सैम्पल। जो कि रिसर्चर को कोई कन्फ्यूजन होती है तो उसके मुताबिक वो अपने जो सैंपल है उनमें से इन और आउट कर सकता है। तो ये हो गया हमारा स्पेसिफाइंग द सैम्पलिंग यूनिट। फिर आता है हमारा स्पेसिफाइंग द सैम्पल सिलेक्शन मेथड। इसमें इट इज़ डन वन ऑफ द इम्पोर्टेंट स्टेजेस ऑफ द सैम्पलिंग प्रोसेस। ये क्या सबसे महत्वपूर्ण फेज माना जाता है सैम्पलिंग प्रोसेस का। व्हेन द रिसर्चर डिसाइड्स वेदर सैंपल विल बी ड्रॉन फ्रॉम द पॉपुलेशन बाय यूजिंग प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक। ये हमारी दो टाइप्स है जिसमें हम आगे पढ़ेंगे कि प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स मीन्स एक हम अपने तरीके से सैंपल को चूज़ करते हैं जिसमें सबको इक्वल चांस मिलेगा, और एक ऐसा होगा जिसमें सबको इक्वल चांस नहीं मिलेगा।
फिर सिलेक्शन ऑफ द स्पेसिफिक मेथड और सिलेक्शन ऑफ द सैंपल में डिपेंड्स ऑन सेवरल फैक्टर्स सच एज टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन, काइंड ऑफ फेनोमेनन अंडर स्टडी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। जिसमें हमारा पॉपुलेशन किस टाइप का है, उनका फेनोमेना कैसा है ये हमारी स्टडी में, और अवेलेबल रिसोर्सेज कितने हैं उस पर हमारा जो डिपेंड करता है। फिर आता है हमारे डिटरमाइनिंग द सैंपल साइज। हम डिटेक्ट करेंगे सैंपल की साइज को कि कितने लोगों को हमें इंक्लूड करना था और कितने लोग इंक्लूड। तो ऑफन रिसर्चर्स फेस द प्रॉब्लम ऑफ हाउ मैनी इंडिविजुअल्स दे शुड टेक इन देयर स्टडी एज सैंपल। हमारे जो रिसर्चर होते हैं उनको सैंपल्स कलेक्ट करने में कई बार बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, बिकॉज सैंपल साइज हैज़ बीन considered one of the measure except of conduct and evaluate of research। क्या है कि हमारा जो रिसर्च के दौरान सैंपल का जो साइज होता है उस पर सारा कैसा रिजल्ट आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, वो उस पर डिपेंड करता है। इसीलिए ये बहुत बड़ा फैक्टर माना जाता है। Sometimes they are confused as to what would be the size of the sample which would be sufficient to answer the problems which are under study। में sufficient मीन्स जो जितनी हमारी ज़रूरत है इतने सैंपल लेने होते हैं और उनसे क्वेश्चन और आंसर्स करने होते हैं, जिससे कि हम एक्यूरेट डेटा निकाल सके कि नहीं एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है और क्या नहीं। फर्दर देयर आर सेवरल स्टेटिकल फॉर्मूलाज फॉर कैलकुलेशन ऑफ सैंपल। और सैंपल्स के कैलकुलेशन के लिए बहुत सारे फार्मूलाज के यूज किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये हो गया हमारे डिटरमाइनिंग द सैंपल साइज। फिर आता है हमारा स्पेसिफाइंग सैम्पलिंग प्लान। तो बिफोर द सिलेक्शन ऑफ पर्टिकुलर सैंपल द रिसर्चर मस्ट हैव अ फाइनल सैम्पलिंग प्लान सो दैट सैम्पलिंग प्रोसेस कैन बी इम्प्लीमेंटेड विदाउट एनी अनड्यू प्रॉब्लम्स। जब हमारा सैम्पलिंग स्टार्ट किया जाता है तो उससे पहले रिसर्चर के पास एक स्पेसिफिक सैम्पलिंग प्लान होना चाहिए कि नहीं हमारे सैंपल्स कलेक्ट होने के बाद इनसे हमें ये डेटा कलेक्ट करना है, तो जिससे किसी भी अनड्यू प्रॉब्लम्स को टाला जा सके और हमारा सैम्पलिंग प्रोसेस और रिसर्च का प्रोसेस अच्छे से हो सकते। तो ये था हमारा स्पेसिफाइंग सैम्पलिंग प्लान। और इन सब फेजेस को एक्सेस करने के बाद हमारा जो आता है सिलेक्टिंग अ डिजायर्ड सैंपल। फाइनली अ रिसर्चर draws a representative sample from the accessible population which requires the implementation of the plan of the sampling process। हमारा जो रिसर्चर जो होता है वो फाइनली एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल को कलेक्ट कर लेगा हमारी जो असेसिबल पॉपुलेशन है वहाँ से, जो हमारी इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमारा जो रिसर्च और स्टडी है उसके इम्प्लीमेंटर्स के लिए रिक्वायर्ड होता है, ज़रूरी होता है। और जो प्लान होता है हमारे सैम्पलिंग का उसको क्वालिफाई करने के लिए वो एक फाइनली एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल को कलेक्ट कर देंगे। तो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे सिलेक्टिंग अ डिजायर्ड सैंपल and ultimately select a representative part of the population which is used by the researcher for data collection in research study। और जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव यूनिट होगा, जो हमारा सैंपल होगा, जो कि पॉपुलेशन है, जैसे कि आगे हमने एक एग्जांपल लिया था कि ओल्ड एज पीपल्स, तो वो क्या उनसे रिसर्चर अपना स्टडी के लिए जो इम्पोर्टेंट डेटा होगा वो कलेक्ट करेंगे। तो ये हो गया हमारा सैम्पलिंग प्रोसेस। अब हम देखेंगे कि क्या एक अच्छे सैंपल के क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं कि जिससे हम कह सकें कि ये अच्छा सैंपल है, गुड सैंपल है। रिप्रेजेंटेटिव, हमारा सैंपल जो है वो रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, हमारी जो एंटायर पॉपुलेशन है उसको रिप्रेजेंट करना चाहिए, उसमें कोई बायस या एरर नहीं होना चाहिए। द सैंपल शुड बी द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन, फ्री फ्रॉम बायस एंड एरर्स, नो एरर्स आर एक्सेप्टेड इन द गुड सैंपल। उसमें कोई एरर्स नहीं होना चाहिए जिसके वजह से वो अपनी एंटायर पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट ना कर सके। तो फ्री फ्रॉम बायस एंड एरर्स, नो इनकम्प्लीटनेस, हमारा जो सैंपल है वो कंप्लीट होना चाहिए। इनकम्प्लीट सैंपल के कारण हमारी स्टडी में प्रॉब्लम आ सकती है, उसको हम अच्छे से क्वालिफाई नहीं कर सकते। इसीलिए हमारा जो सैंपल है वो इनकम्प्लीटनेस को नहीं अनुसरना चाहिए, इनकम्प्लीट नहीं होना चाहिए, वो कंप्लीट होना चाहिए।
फिर अप्रोप्रिएट सैंपल साइज, दिस फैक्टर सीन फॉर मोस्टली क्वांटिटेटिव रिसर्च। हमारा जो क्वांटिटेटिव रिसर्च होता है उसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से उनके रिव्यू लेने होते हैं और फिर अपना स्टडी और रिसर्च जो है वो करना होता है, इसीलिए अप्रोप्रिएट सैंपल का साइज का भी होना ज़रूरी है। तो ये थे फ्रेंड्स कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड सैंपल। तो आशा करता हूँ कि सारा ये जो क्वेश्चन था, टॉपिक था हमारा, वो आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। थैंक यू।